भारत की 150 करोड़ जनता को मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से नमस्कार। मैं सुशील शंकर विक मेट्रो टुडे लाइव से आपका स्वागत करता हूं पैनलिस्ट का। आज जो हमारे साथ पैनलिस्ट आए हुए हैं वो हैं मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी कांग्रेस के पर्सन हैं, जयपुर से, करवट नेता है सांगनेर से। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौरव जी जो हैं, ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, यूथ कांग्रेस के, यंग डायनामिक स्पोक्स पर्सन है यूथ कांग्रेस के। और हमारे साथ है, लाइव है हमारे साथ मेट्रो टुडे के शांतनु बैनर्जी, को एंकर ऑफ मेट्रो टुडे लाइव। तो मेट्रो टुडे लाइव की तरफ से आप सबका स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कांग्रेस की टिकट्स कट रही हैं, बीजेपी की टिकट्स कट रही हैं, उस पर अपन कल ले लेंगे। आज का जो मुद्दा है वो है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे पूरे देश में, हमारे पूरे समाज में नासूर हो गया है। नासूर इसलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम के लिए ये तो सही है, 4 शादियां करो, 10 शादियां करो, कोई बात नहीं है। लेकिन हिंदुओं के लिए शादी करना तो अलग बात। उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप ने गवर्नमेंट में देने के बाद एक ओपन चैप्टर खोल दिया है। यानी कि आप एक औरत के सिवा, एक तो आपकी लीगल वाइफ होगी, बाकी आप 50 अनलीगल वाइफ रख सकते हैं। मेरे को लगता है ये बहुत ही गलत डिसीजन था बीजेपी का। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को गर्क में डाल दिया है और आई हुई पीढ़ी जो है, नई जो है, वो भी गर्क में जा रही है। इसके बारे में पहले अपन क्विक रिएक्शंस लेते हैं मिस्टर कल्याण जी से। कल्याण जी, आप इसके बारे में पहले कुछ बताएं, लिव इन रिलेशनशिप। देखिए, मेरा सोचना यह है कि लिव इन रिलेशनशिप इसके लिए बहुत खतरनाक चीज है। क्यों? ऐसी चीज है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को बर्बाद कर देगी और कई तरह की बीमारियां पैदा कर देगी और कई तरह की मानसिक अवसाद, कई तरह की मानसिक बीमारियां, या ये कि हमारे पूरे परिवार को डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप, इसके खिलाफ सख्त कानून बनने चाहिए और इसको टोटली बैन करना चाहिए। इसको गवर्नमेंट को भी परमिशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आज का युग ऐसा है कि इसमें बराबर की लेडीज है जो काम करती है, वो अंडर प्रेशर रहती है, दबाव में रहती है, और दबाव में रहती है तो वो अपने बॉस के अंडर में रहेंगी और वो इस तरह का एक कमिटमेंट कर लेंगी कि वो अपना परिवार चलाते हुए भी लिव इन रिलेशनशिप में अपने बॉस के साथ में रहे। तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य होगा, क्योंकि वो डबल माइंडेड हो जाएगी और आने वाली औरतों को या लेडीजों को बहुत इसलिए सफर करना पड़ेगा। वो मजबूरन ये काम करेंगी, क्योंकि मजबूरी पेट से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है। आज का जमाना महंगाई का जमाना है, इसलिए जब तक परिवार में दोनों नहीं कमाएंगे तब तक परिवार को चलाना मुश्किल है। और परिवार को चलाने के लिए वो इस तरह का काम करेगी, या उनके एग्रीमेंट में दस्तखत करेंगी, या उनकी कंडीशन जो होगी, बॉस की कंडीशन होगी, उसको एग्री करेंगी। और बॉस जो है उनका शोषण, शारीरिक, मानसिक और दैहिक शोषण करते हुए वो इसको लीगली काम करता रहेगा। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि ये नहीं होना चाहिए। ये इस तरह की स्थितियां पहले भी होती आई है, क्योंकि आज भी राजस्थान में एक हमारे इसके कहते हैं सिरोही जिला है, सिरोही जिले में गरासिया जाति है। गरासिया जाति में ये परिपाटी है कि आप जब तक किसी लेडीज के साथ में रहकर बच्चा पैदा नहीं कर लेते तब तक आपकी शादी नहीं होती। तो वो एक गरासिया जाति, वो निम्न है या अनपढ़ आदमी है, तो उन लोगों ने वो एक परिपाटी किसी मजबूरी वश चला रखी है और वो आज भी चल रही है। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज में है, विदेशों में, जैसे आइलैंड है या आपके एक डिज्नीलैंड है, इन जगह पर इस तरह का है कि वहां पर ये कि फ्री है कि आप जो है ना अपना रिलेशनशिप बना सकते हो, चाहो तो शादी कर सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये इस तरह की चीजें हैं जो राजस्थान में भी प्रचलित है, एमपी में भी प्रचलित है। एमपी में एक घड़ीजा की एक प्रथा है, तो वहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है। उसमें 100 रुपए के स्टाम्प पे, 500 रुपए के स्टाम्प पे या 1000 रुपए के स्टाम्प पे, और टाइम के लिए, जैसे साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए आप वहां से एक कॉन्ट्रैक्ट करके आप कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर सकते हो। वो भी एक लिव इन रिलेशनशिप की। तो ये जितनी भी कुरीतियां हैं
इनको मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इनको टोटली बैन करे, और बैन करने के ठीक है। बाद ओके इस तरह का बनाए जो दूसरे लोगों को नसीहत दे और दूसरे लोग बाग उससे सबक ले सके और ये लिव इन रिलेशनशिप खत्म हो सके। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। ओके ओके शांतनु बैनर्जी, एज अ co-anchor, you please take over the charge. Shantanu ji, please take over the charge. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब विकास जी तो मेरे को दिख नहीं रहे, तो नहीं, विकास जी आ जाएंगे, अगर आप नहीं बोले, है विकास जी को पूछे, आ जाएंगे। हाँ विकास जी आ विकास गए, जी, मैं पूछिए आप। आपकी बात सुन रहा हूँ। मेरे साथ एक ये सिचुएशन है कि मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह पे मुझे पॉलिटिकली दो चार चीजों को कंपेयरिंग कर रहा है, बट मैं आई एम विद यू और ओके, मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। आई एम देयर। ओके, बोले बोले। सो नाइस ऑफ यू। विकास जी, तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका क्या रिएक्शन है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या जो राय है आपकी लिव इन रिलेशन के बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? शांतनु जी, आप बड़े भाई हैं और वेस्ट बंगाल में और पंजाब में बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है। मैं हमेशा आपको दादा भी बोलता हूं और आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि एक बार आप थोड़ी सी बात को वो कर दें, ताकि इतने में मैं मेरे एक दो काम छोटे छोटे जैसे बात करते करते ही ना, मैं देयर आर लॉट्स ऑफ ऐसे काम हैं जो मैं बीच में ही कवर कर लूंगा। जस्ट गिव मी two minutes only and it's give me honor that कि आप एक बार इस चीज को, इस पे आप रोशनी डालें, और मेरे पास मैं प्रॉपर डाटा लेके बैठा हूँ। मुझे जब मैं बोलूंगा तो मुझे 2-4-5 मिनट चाहिए होंगे, तो मैं उसको कंक्लूड कर दूंगा। बिल्कुल। I'll give you 10 minutes. अगर मेरा अगर वीडियो ऑफ भी होगा तो आई एम लिसनिंग यू। ओके, थैंक यू। ओके विकास दा, थैंक यू। ये जो बात इन्होंने, विकास दा हमारे साथ बाद में जुड़ेंगे, अभी थोड़ा सा ये अपने व्यस्त हैं, 5-7 मिनट बाद ये जुड़ेंगे। तब तक मैंने कल्याण जी की बातें सुनी। कल्याण जी से तो मैं एक बहुत ही चूंकि मेरे को रेडिकल थॉट्स वाला आदमी बोलते हैं, तो रेडिकल थॉट्स वाला जो आदमी है वो थोड़ा सा लीक से हटके सोचता है। तो मैं थोड़ा सा लीक से हटके मैं बात करूंगा, तो हो सकता है कि ये अंकुर बने। जो इसके बाद विकास जी आएंगे तो विकास दा के साथ या कल्याण जी के साथ जो बातों का मुद्दा है वो कुछ दूसरे लेवल पे चला जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा अंकुर दूसरे हिसाब से मैं रोकना चाहता हूं। मेरा ये मानना है कि रिलेशन, जो ये शब्द है, ये रिलेशन है, एक संबंध है जो साथ रहने का है, लिव इन। ये विवाह का संबंध नहीं है। अगर आप 2-3-4 शादियां करते हैं तो दैट इज वो इसको ये माना जाएगा कि विवाह संबंध है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाके आपने विवाह किया है कहीं और, तो वो दूसरी, तीसरी या चौथा जो आपने विवाह किया, जो शादी की है, वो दूसरी चीज है, और लिविंग इन रिलेशन वो दूसरी चीज है। लिविंग इन रिलेशन में उसमें कोई जेंडर का बायस नहीं है, उसमें नर नारी, स्त्री पुरुष हो सकते हैं, 2 स्त्रियां भी हो सकती हैं, 2 पुरुष भी हो सकते हैं। जैसे अपन लेस्बियनिज्म जिसको बोलते हैं कि वो लेस्बियन होते हैं या गे होते हैं, तो ये पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री या स्त्री पुरुष, कोई भी साथ रहने के लिए जब उनकी मनोदशा, उनकी मनोभावनाएं, उनकी चिंतन, उनका सोच विचार, उनका प्रेम, ये एक ही धरातल पर चलता है, तब वो ये सोचते हैं कि क्यों विवाह किया जाए। विवाह करने में आजकल आपकी संतानें होंगी, 1000 दायित्व होंगे। दूसरा, अगर आपने विवाह किया तो विवाह करने में ये पता नहीं कि कब आपकी मनस्थिति एक जैसी नहीं हो, कब आप ये सोचें कि भाई तलाक ले लें, तो उसके लिए कोर्ट के चक्कर काटने। तो ये लोग ये सोचते हैं कि हम जब तक रहेंगे, हम साथ रहेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे। जिस दिन हमारी नहीं बनेगी, तो जिस तरह से हम प्रेम से साथ हो लिए, तो हम प्रेम से ही हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, हम अपने अपने रास्ते अलग चल देंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि आप एक जगह पति पत्नी के रूप में रहें और फिर उसके बाद आप लड़ाइयां करते रहें, झगड़ते रहें एक दूसरे के साथ। एक कलह की एक ऐसी स्थिति हो कि आप घर जाना पसंद नहीं करें, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करें,
इससे बेहतर क्या ये नहीं है कि हम एक साथ प्रेम से रहें, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल। कई लोग तो ऐसे हैं कि लिव इन रिलेशन में 10-10 15 साल तक 20-20 साल तक साथ रहते हैं। पश्चिमी देशों में तो ये है कि लिव इन रिलेशन में बच्चे ही पैदा होते हैं और शादियां जो होती है वो लिविंग रिलेशन के बाद होती है कि आपके बच्चे हो गए, आप 4 साल 5 साल रह लिए, जब आपको लगता है कि हाँ हमारी जो सोच विचार है वो बिल्कुल एक जैसे हैं, हम एक साथ रह सकते हैं, तब जाकर वो विवाह करते हैं। तो क्या इस तरह से ये अच्छा नहीं है कि एक हम ऐसे विवाह करें जो हमको पता ही नहीं हो और रोज हम लड़ाई करें, और एक ये कि हम साथ इसलिए रहने की सोचें कि हमारी मनोदशा है, हमारी जो चिंतन है, विचारधारा है, वो एक से है और हम प्रेम से रह रहे हैं। अगर पुराने जमाने में की बात की जाए तो राजा महाराजा जो पुराने थे, आप उनके देखें कि उनकी पटरानी होती और पटरानी के साथ साथ वो कई सारे संबंधों में रहते थे, उनके दास दासियों के साथ संबंध होते थे। तो ये जो संबंध थे ये विवाहोत्तर संबंध थे, जो हो सकता है ठीक नहीं भी हो, लेकिन प्रेयसी के तौर पे भी, प्रेमी और प्रेयसी के तौर पर भी इस तरह के विवाह तो नहीं कहूंगा, इस तरह के लिविंग रिलेशंस होते थे जो गुप्त रखे जाते थे। और जो पुरुष है वो ऐसी स्त्री के पास जाता था, जब वो घर से परेशान हो जाता था तब वो ऐसी स्त्री के पास जाता था, वो अपने आप को, अपना चित्त स्थिर करता था और इसका कोई दुष्प्रभाव उनके दाम्पत्य जीवन पर नहीं आता था, क्योंकि दाम्पत्य जीवन अपनी तरफ था और ये जो रिश्ते थे वो अपनी तरफ थे। खैर इस बात पे नहीं जाएंगे। लिविंग रिलेशन जो है वो अब कई जो पश्चिमी देश है, पश्चिमी देशों में इस तरह के लीगल प्रोविजंस हो चुके हैं और ये मान्यता मिल चुकी है कि आप लिविंग रिलेशंस में आप जा सकते हैं। भारत में अभी पूरी तरह से लिविंग रिलेशंस को मान्यता नहीं मिली है, इस और कदम बढ़ रहे हैं और ऐसा आ रहा है कि अगर इस तरह से लिविंग इन रिलेशंस में अगर आपके बच्चे भी हुए तो कई बार मतलब ऐसा जो वो चल रहा है कि नियम के तौर पर उन बच्चों को भी उतना ही अधिकार मिलेगा जितना एक विवाह के संबंध से होता है। तो इस तरह की अगर ये बातें आती हैं तो अगर आप समझ लीजिए कि विवाह के संबंध है और फिर कहीं लिव इन रिलेशन भी है, तो तब ये जाके एक बड़ी जटिल स्थिति दोनों के बच्चे जो रिलेशंस के बच्चे हैं और बच्चे हैं, फिर उनमें किस तरह की जो विज बनेंगे या जो पैतृक संपत्ति का जो बंटवारा होगा वो किस हिसाब से होगा, तब एक कलह की स्थिति हो सकती है। लेकिन कुल मिला के मेरा जो ये मानना है, ये हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे की तरफ नहीं आ रहे हैं। इंसान जितना विकसित हो रहा है, उसकी मानसिकता विकसित हो रही है, ब्रॉड माइंडेड हो रहा है, तो हम ऐसे संकुचित विचारधारा में नहीं पड़ के हम इस बात को देखें कि ये अच्छी चीज है, हो सकता है कि ये गरिमामय चीज भी हो, और अगर कोई कलह नहीं होकर अगर कोई व्यक्ति साथ रहने की अगर करता है तो उसमें बुराई क्या है। तो ये एक अंकुर मैंने एक डाला है और इसके बारे में जो आने वाली राय है, ये अगर विकास दा अगर थोड़े से फ्री हो गए हैं तो वो नहीं राह वो दे सकते हैं अपनी, वो क्या कहना चाहते हैं विकास दा? जी नमस्कार शांतनु दा, मैं बड़ा आपकी बात से इख्तियार रखता हूँ, सहमत हूँ कि हमने बहुत सारी चीजें ऐसी झेली हैं जो हमारे साथ हमारे पारिवारिक, हमारी जो जिस जगह पे हम रहते हैं उनके खिलाफ हो रही हैं। कल्याण जी शायद मैं पूरी तरह इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया, तो मैं एक बार माननीय सुशील शंकर विज जी से बोलूंगा कि मुझे ये बता दीजिएगा कि कल्याण जी जो हैं वो भाजपा से आते हैं या कांग्रेस से हैं। तो एक बार कल्याण जी जो हैं कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के कर्मठ नेता हैं और सांगानेर से हैं, ये कांग्रेस से सांगानेर जी तो सबसे बड़ी बात है कि ये सांगानेर से हैं और सांगानेर से इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी से मध्य राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आते हैं। आज दुखद बात ये है जो शांतनु दा ने बोली, जो हमारे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट मिस्टर बैनर्जी ने बोली, आई थिंक दैट
कि जब हम कोई लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो देयर आर सम पीपल जो उसको एनालिसिस करें, तो मुझे लगता है कि शांतनु बैनर्जी इज द वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल एनालिसिस्ट जो बात को सच रखते हैं उसमें, चाहे वो सुशील शंकर विज झूठ बोल रहे हो, चाहे वो कल्याण जी वो झूठ बोल रहे हो, चाहे वो विकास गौरव झूठ बोल रहा हो, तो वो सच बोल देते हैं। इस चीज को मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं। आज दुखद बात यह है कि वी आर इन द सिचुएशन वेयर मेरे पास एक डाटा पड़ा है जहां लिखा है कि इन्होंने भाजपा ने धारा 370 वहां से पीओके से और कश्मीर से तो हटा दी, इन्होंने धारा 377 डाटा मेरे पास पड़ा है, धारा 370 2018 में हटा दी। धारा 370 का मतलब ये है कि गे रिलेशनशिप इज वैलिड इन इंडिया। दूसरी बात, आज बैनर्जी ने जी साहब ने एक चीज बोली कि अगर लिविंग रिलेशनशिप में कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या उसका खानदान में कोई हिस्सा होगा, तो ये क्लियर बात है, आईपीसी आईसी सेक्शन में लिखा है कि अगर इलीगल तरीके से कोई बच्चा पैदा होता है और उसका नाम लिखा जाता है फादर नेम, तो उसका प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा होगा। दूसरी बात, सबसे दुखद बात यह है कि लता सिंह वर्सेस स्टेट यूपी में एक केस दर्ज हुआ था जिसमें उन्होंने लिविंग रिलेशनशिप के बीच में उन्होंने अलाउड कर दिया था 14 दिसंबर 2023 को, और इन्होंने उसको वैलिड करार कर दिया था। अब उससे भी खतरनाक बात आती है कि दिस क्लेम, ये मेरा क्लेम नहीं है, ये क्लेम जो है इसको मैं आपको पेज डाल दूंगा, इसमें क्लियर लिखा है दिस क्लेम इज दैट सावरकर एंड गोडसे वर इन द होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप एंड कम्स फ्रॉम, ये जो किस किताब से मैंने उठाया है, मेरे पास वो डाटा पड़ा है, ये किताब के पेज पड़े हैं, उन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट उस किताब से 1975 में जो प्रिंट हुई थी उसका पेज नंबर जो है वो भी मेरे पास है, पेज नंबर इज 429 है। इसमें क्लियर लिखा है कि ये होमोसेक्सुअल थे, ये दोनों गे थे। अब इन्होंने अपने आप को, सावरकर और गोडसे ने, ये दोनों गे थे, इन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए आरएसएस के संगी जो हैं आधे से ज्यादा तो गे हैं, कौन गे नहीं है इनमें से मुझे बता दीजिए, और इन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए धारा 377 में अमेंडमेंट कर दिया कि गे रिलेशनशिप इज अ जेन्युइन। उससे भी आगे की बात, आई एम हैविंग अ जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन दैट द लिविंग रिलेशनशिप आर रिलेशनशिप दो लोगों के बीच में 18 साल के बाद अगर कोई रह रहा है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो जेन्युइन गिना जाएगा। तो वाई, मुझे ये बताइए, एक बंदा जो घर में 7 फेरे लेके और कसम खा के जाता है कि मैं तुम्हारे बिना इस समाज में, जहां तो मेरी माँ होगी, जब बेटी होगी, जब बहन होगी, तो ये कहां से जेन्युइन है? ये धारा 370 इन्होंने अमेंडमेंट करके इन्होंने सब कुछ ही ठोक दिया। लिविंग रिलेशनशिप में बच्चे पैदा हो रहे हैं, वेयर दे आर गोइंग, एंड वो बताए कहां जाएंगे? वो द कॉन्वेंट वर्ड इज कम फ्रॉम द यूके, वो वहां जाएंगे। कॉन्वेंट शब्द जो है वो इतना शर्मनाक, बेसिकली हम कई बार हमारे बच्चे, हमारे सोसाइटी के बच्चे कहते हैं आई एम कॉन्वेंट एजुकेटेड। अरे कॉन्वेंट में तो वो पढ़ता था जिनके माँ बाप नहीं थे, दे आर लवारिस, वो लवारिस बच्चे थे जिनके माँ बाप लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, उनको पढ़ाया जाता था। उससे भी आगे की बात सुनिए, मेरे पास एक और डाटा पड़ा है, व्हाट इज द रूल ऑफ लिविंग रिलेशनशिप, वो भी मेरे पास पड़ा है कि कपल जो है वो मैरिड होने के बाद भी रह सकता है। और दूसरी बात, लिविंग रिलेशनशिप इज नॉट इलीगल इन इंडिया फ्रॉम 2018 के बाद। मोदी जी को ऐसी कौन सी लिविंग रिलेशनशिप की आग लगी हुई है? अमित शाह को कौन सी ऐसी आग लगी हुई है कि इन्होंने लिविंग रिलेशनशिप के ऊपर ही धारा 377
अगर धारा 370 तोड़ी है तो भाई 70 के ऊपर क्यों आ रहे हो? द थिंग इज वी आर फीलिंग द पेन। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं, बैनर्जी साहब रहते हैं, आप रहते हैं, हमें पता धारा 370 का क्या मतलब होता है और कितनी घटिया और गंदी धारा, दैट इज जेन्युइन। इन्होंने उसको भी लीगलाइज कर दिया। उसके बाद मेरे पास फिर एक आर्टिकल पढ़ा है, अगर आप पढ़ेंगे आईपीसी, आप पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन आर्टिकल 21 में सीधा लिखा है कि आर्टिकल में इसको कोई जगह नहीं दी गई, पर इन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके, मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है कि इन्होंने उसमें अमेंडमेंट करके दे दिया कि धारा 221 में आर्टिकल ए में 377 में अमेंडमेंट कर दिया और दो जेंट्स, दो लेडीज को हम लेस्बियंस बोलते हैं, जेंट्स को हम गे बोलते हैं, इन्होंने उनको भी परमिशन दे दी। विच स्टेट, विच सिचुएशन वी आर लिविंग। हमने तो वो सब कुछ ही खो दिया, हमारा समाज, हमारा कर्तव्य, हमारे अधिकार, हम उन चीजों से गुजर रहे हैं। अगर कोई और गुजरता तो गुजर ही जाता। और ये बड़ी, मैं एक ऐसी बात बोल रहा हूं कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां से, पर अंग्रेजों ने भी हमें नहीं गुजारा कभी। जो जब 200 साल राज किया ब्रिटिश को, मैं उनके हित में नहीं हूं, हम ही ने लड़ाई लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, सबने लड़ाई लड़ी थी। बैनर्जी जी ने लड़ाई लड़ी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने हर बंदे ने अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ी थी। भगत सिंह शहीद हो गए, हमने इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, पर उन्होंने भी हमारे साथ धारा 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। अरे मोदी जी, अमित शाह को क्या चाहिए धारा 370 से, ये तो बता दें। और अगर कोई पॉलिटिकल एनालिसिस यहाँ पे बैनर्जी से बात से मैं सहमत हूं, पर मैं कल्याण जी से भी बात जानना चाहता हूं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, कि हम किस किस चीज को गवा लें। हमने वुमेन एम्पावरमेंट को भी गवा लिया, हमने धारा 370 को भी गवा लिया। हम कहाँ पे गवा लें, कहाँ पे हम इसको बीजेपी गवर्नमेंट को झेलेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जो श्रीलंका में राजपक्षे के साथ हुआ, लोग राष्ट्रपति भवन से कुर्सियां सर पे उठा के लेके घूम रहे थे। अगर यही हालात रहे तो ऐसा एक दिन संभव है, क्योंकि मैं उस चीज को, डिबेट को मिस लीड नहीं करना चाहता, पर आपने देखा होगा 3-3 किलोमीटर तक किसानों के लिए कांटे 2-2 फुट के सरिये गाड़ दिए गए कि इनके ट्रैक्टर, जेसीबी गाड़ियां आगे ना निकले। अरे भाई, जब किसान अगर आ गया तो किसान के पास तो जेसीबी, पोकलैंड सब कुछ है, वो तो राष्ट्रपति भवन ही चला जाएगा। बट आई एम नॉट, मैं उनको प्रवोक नहीं कर रहा हूं, पर मुझे बताइए हम किस चीज से गुजर रहे हैं, हम किस दौर से गुजर रहे हैं। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। वी आर इन द मेन ऑपोजिशन। और मुझे बताइए कि आप आज माननीय सम्माननीय सुशील शंकर विज जी के जरिए भारत की 140 करोड़ जनता से जानना चाहता हूं कि क्या हम इसी दौर से गुजरते रहेंगे। और अगर इसी दौर से गुजरते रहेंगे और एक दिन आएगा कि हम सब ना रीढ़ की हड्डी के बिना वाले इंसान जो होती है, एक जोक होती है जो खून चूसती है, उसकी कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती, फिर हम वो बन जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें आज भी बैनर्जी, शांतनु बैनर्जी जैसे लोग, कल्याण जी जैसे लोग, सुशील जी जैसे लोग, कई लोग ऐसे लोग हैं जिनकी आज भी मैं बात करता हूं कई बार रवीश कुमार की, कि रवीश कुमार जैसे लोग आज भी हैं जिंदा, जिनकी रीढ़ की हड्डी आज भी अलाइव है, जिंदा है, जो झुकते नहीं है। सरकार आएगी फिर देखेंगे। तो सरकारों से फर्क नहीं पड़ता, सरकारें आती हैं जाती हैं, पर हम किस दौर से गुजर रहे हैं ये तो पता चले। ओवर टू माय होस्ट मिस्टर सुशील शंकर विज साहब। धन्यवाद विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जो विचार थे हमारे को पता पड़े कि किस तरह से 377 लाकर ये छेड़खानी हो रही है। आपके इससे हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता भी याद आई, जो उन्होंने ये कहा था कि मैं उनके साथ हूं जिनकी रीढ़ सीधी हो।
हरिवंश राय जी बच्चन जी की एक कविता भी मेरे को याद आई। लेकिन इस बात को, इस सिलसिले को आगे ले जाते हुए मैं कल्याण जी से ये पूछना चाहूंगा कि कल्याण जी, आपने भी विकास जी की बातें सुनी, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो मौलिक अधिकार है, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक के जो मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकार में उसके पास ये अधिकार है कि वो चाहे जिसके साथ रह सकता है? क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये मौलिक अधिकारों का हनन है? आप क्या बोलेंगे इस पे कल्याण जी? देखिए देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा देश सनातनी देश है, और हम संविधान के अंतर्गत एक हिंदू एक्ट बना हुआ है। हिंदू एक्ट ये इजाजत नहीं देता है कि आप लेस्बियन हो या गे हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, क्योंकि अगर वैसा हम कहने लग जाएंगे तो इसका मतलब होगा कि हम वेस्टर्न कल्चर को एडॉप्ट कर रहे हैं, और वेस्टर्न कल्चर जो है बहुत ही खराब है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारे रहने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, हमारे मौसम का तरीका, वो सब अलग है। वेस्टर्न कल्चर में ये सब कुछ चल सकता है, यहाँ पर ये चीजें लेस्बियन है या गे है या रिलेशनशिप है, ये चीजें बहुत ही घातक है, और ये हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद कर देगी, देश को बर्बाद कर देगी। घर में हम जॉइंट फैमिली में रहने वाले आदमी है, हम कुटुंब परिवार में जो है कहते हैं कि एक साथ कुटुंब रहे, पूरा परिवार साथ में रहे, तो ये उनको तोड़ देगी हमारे बच्चों को। क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ कि अगर कोई इस तरह की स्थिति हो जाती है कि कोई लेस्बियन किसी के साथ में रहती है, पता लगता है कि लेस्बियन है, उसके साथ बात करना पसंद नहीं करते। अगर कोई आदमी किसी के साथ रिलेशनशिप में रहता है तो ज्यादातर लोग 99% मेरे जहाँ तक सोच है उससे कन्नी करते हैं कि गंदा आदमी है, खराब आदमी है, गुंडा आदमी है, शादी रहते हुए दूसरी वाइफ को रख रहा है, और परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। क्योंकि जब आदमी रिलेशनशिप में रहेगा तो परिवार को छोड़ के वो दूसरी के साथ में जाएगा, पैसा बर्बाद करेगा, टाइम खराब करेगा, और फिर वहां का इरिटेशन जो है ना अपनी पत्नी पे, अपने परिवार पे आके डालेगा। तो ये हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है। वेस्टर्न कल्चर में तो ये है कि आप ठीक है, हफ्ते में 2 दिन होते हैं, लास्ट 2 डेज होते हैं, आप किसी के साथ में भी आप टी पार्टी में जा सकते हैं, किसी के साथ डेटिंग कर सकते हैं। वो सिस्टम यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक लायबिलिटीज है, एक जिम्मेदारी है। हमारा जो कानून है या हमारा संविधान है वो इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे संविधान में परिवार को पालना और परिवार के साथ में रहना और हिंदू एक्ट के अनुसार शादी करके उसका पालन करना वो पड़ी है। और अगर हम इस तरह का करेंगे कि सब लेस्बियन में रह रहे हैं, लेस्बियन फिर ये कि आदमी अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहेगा, किसी दूसरे के साथ में रहेगा, या वो आदमी गे है तो किसी दूसरे आदमी को रखेगा, तो परिवार में डिस्टर्बेंस होने वाला है। परिवार में जब डिस्टर्बेंस होगा तो घर नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा, आदमी मानसिक होगा, परिवार में आए दिन कला होगा, फिर उसी से क्राइम होंगे। क्योंकि वो पत्नी अगर कुछ कहेगी तो आदमी का इरिटेट बढ़ेगा, टेम्परामेंट बढ़ेगा, वो उसको या तो मारेगा, पीटेगा या हैरेसमेंट करेगा। सामने वाली अगर मान लो उसके साथ में उसको ब्लैकमेल करती है कि भाई आप मेरे साथ में रिलेशनशिप में रह रहे हो, आप मेरे को मेरा खर्चा दो, मेरे बच्चों का लालन पालन करो, आपको मेरे बच्चों को नाम देना पड़ेगा। अगर वो देते हैं तो प्रॉपर्टी में से डिवाइडेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ। हमारे हिंदू लॉ में ये है कि अगर किसी से पैदा होता है और उसके पिताजी का नाम लिखा जाता है तो उसका प्रॉपर्टी का बराबर हकदार होता है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पर पूर्ण पाबंदी लगानी चाहिए। और ये गवर्नमेंट तो ऐसी गवर्नमेंट है जो धर्म के नाम पे जीतती है। हमारे धर्म में रिलेशनशिप या गे या जैसे कहते हैं कि लेस्बियन जो वर्ड नहीं है वो यूज ही नहीं कर सकते इसको। अगर वो धर्म के नाम पे चलते हैं तो फिर ये वेस्टर्न कल्चर छोड़ना पड़ेगा, और वेस्टर्न कल्चर के नाम पे चलते हैं तो धर्म से विपरीत जा रहे हो। मेरा तो मानना, मेरा सोचना यही है, मैं चाहूंगा कि ये कानून ठीक नहीं है, ये घरों में दरार डालने वाला है, हमारे देश को पीछे धकेलने वाला है। और वेस्टर्न कल्चर वाला है तो वेस्टर्न कल्चर हमारे लिए बहुत घातक है, क्योंकि हमारे मौसम हर 4 महीने में बदलता है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में मौसम कंटिन्यू एक सा रहता है, वो वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। अगर अपने यहाँ पे एक 4 महीने 4 महीने लेके चलेंगे, फिर 4 महीने बाद में तो आपको बरसात है। इसलिए हम उनकी बराबरी नहीं करें और हम अपने सिस्टम से अपने संविधान से चले, संविधान में चलते हुए अपने लोगों को समझे, अपने लोगों की ज्यादा सोचे और अपने
अपना कल्चर है उसके अनुसार चले। और लेस्बियन, गे और ये रिलेशनशिप ये मेरे हिसाब से टोटली बैन करनी चाहिए। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। एक चीज और मैं एक नया वापस एक हमको डाउन, क्योंकि डिबेट अगर एक तरफा हो जाएगा तो इसमें मजा नहीं आएगा। चीजें मैं ला रहा हूँ। अब ये जहां तक जो भारतीय परंपरा की बात हुई है, मैं एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम अपने पुराणों को देखते हैं, पुराण मतलब पुराने हम अपने ग्रंथों को देखते हैं, तो हम पता है कि भगवान ईश्वर स्वर्ग से उतर के कई बार विचरण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आते थे। और यहाँ पर कई ऐसे संबंध उन्होंने पृथ्वी लोक पर उन्होंने बनाए हैं। इस तरह से जो अप्सराएं होती थी, जैसे उर्वशी वगैरह हुई, तो ये वहां से ये भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आते थे। और ये पृथ्वी लोक पर आकर पृथ्वी लोक वासियों के साथ इन्होंने इस तरह के संबंध बनाए हैं। तो अगर हम ये बोलते हैं कि भारतीय परंपरा में इस तरह से है, तो हम पुराने देखते हैं कि वो जो भगवान ऊपर से स्वर्ग लोक से आते थे, उन लोगों ने भी ऐसे संबंध बनाए, अप्सराएं आती थी, उन लोगों ने भी ऐसे संबंध बनाए। तो फिर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि भारतीय सभ्यता में ऐसा नहीं है? ये एक प्रश्न मैं कल्याण से भी पूछना चाहूंगा और विकास जी से भी पूछना चाहूंगा कि अपनी सोच को थोड़ा दूसरे ढंग से करके और फिर इस बात का उत्तर दें कि जब हम बोलते हैं कि ये भारतीय परंपराओं में ऐसा नहीं है, तो हम ईश्वर को मानते हैं, हम अप्सराओं को मानते हैं, सबको मानते हैं, तो ये ऐसे संबंध ये लोग जब इन्होंने बनाए, तो हम तो इनको नहीं बोलते हैं। कुछ इस बारे में कुछ अपनी राय दें आप। देखिए वो सतयुग था, ये कलयुग है। यहाँ पे आदमी कला के थ्रू चलता है, आदमी की सोच बदलती है। सतयुग में उनका सत्यता रहती थी, दूसरे की बहन अपनी बहन मानते थे। आज के युग में यह कि अपनी बहन को भी बहन नहीं मानते। ये कलयुग है। पहले राजा रजवाड़े एक पर्टिकुलर एक स्टेट के दायरे में रहते थे और वो एक नहीं 4-4 पत्नियां रखते थे, बाकी वो भी ओपनली नहीं होती थी। दासियां होती थी, सेवा के लिए होती थी, सारे काम ये पब्लिक के लिए होते थे। एक राजा रजवाड़े के लिए होता है, जो हेड होता है वो आदमी रख सकता है या नौकर रख सकता है, बाकी ओपनली वो भी नहीं था। आज तो लोग है और अब हम जो है ना डिफरेंट स्टेट को मिलाकर एक बना है। तो एक देश में इस तरह की स्थितियां और फिर संविधान के थ्रू चल रहे हैं। पहले जो सतयुग के थ्रू था तो भगवान के थ्रू चलता था, या चलता था। आज तो हर कल्याण जी बोले। कल्याण जी बड़े आदरणीय है मेरे लिए। मैंने कभी किसी की बात को डिनाई नहीं किया, बट मैं कल्याण जी की बात को कल्याण जी की बात को, इस बात को जड़ से डिनाई करता हूं कि वो सतयुग था। महाराजा पटियाला की 365 रानियां थी, तो वो कौन से कलयुग में थी? वो 1890 में थी। उदयपुर में कितनी रानियां थी? राजस्थान में जयपुर में कितनी रानियां थी? क्या ये सतयुग की बात हो रही है? ये कलयुग की ही बात हो रही है। और कलयुग का ही जो एक सबसे बड़ा कलयुग का भोगी है ना, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उसने धारा 370 इसलिए तोड़ी क्योंकि सावरकर और गौर से गए थे। तो इसका प्रूफ है मेरे पास। हाउ नोबडी कैन, हु कैन। आप स्माइल क्यों कर रहे हो? मेरे पास आई हैव प्रूफ। अरे मुझे ये बताइए, सतयुग की बात में, सतयुग में तो फिर भी, अरे सतयुग में तो सर फिर भी कहीं हस्बैंड वाइफ, लेडीज जेंट्स के पास सेक्सुअल रिलेशनशिप थे। इन्होंने तो धारा 370 को तोड़ के धारा 370 नहीं 77 इन्होंने गे परमिशन को अलो कर दिया। तो फिर नरेंद्र मोदी जी कौन सी धारा 370 के चक्कर में पड़े हुए हैं? और ये रंगा और बिल्ला ने देश को तो बेच दिया, इन्होंने हमारे संस्कृति को बेच दिया, इन्होंने हमारे कल्चर को बेच दिया, इन्होंने हमारी जो स्पिरिचुअल जो ऊपर से ब्लड लाइन चली आ रही थी, भगवान कृष्ण से, ब्रह्मा से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से, इन्होंने उसको भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश की। मैं अगर छोटी सी बात बोलूं तो आप सबके पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि भाई साहब कौन सा ऐसी मूर्ति है जो
यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं जो 22 तारीख को की थी इन्होंने प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा से पहला किसकी आंखों से पट्टी हटाई जाती है? इन्होंने भगवान राम की मूर्ति से प्राण प्रतिष्ठा से पहले पट्टी हटा दी। इससे बड़ा कलयुग और कहां आएगा? और अगर ये अपने आप को कलयुग का अवतार, कल की अवतार सोचने की बात करने की सोच रहा है ना, तो इसको ये पता चल जाएगा कि संबल में रहने वाला आचार्य प्रमोद कृष्णम संबल वाला वो व्यक्ति नहीं है जो ये तय करेगा, क्योंकि ये चीजें तो तय करेंगी आज से लाखों साल बाद कि कौन कल की अवतार होगा। इसको ये दिमाग में एक फतूर होगा रंगा बिल्ला को कि हम जो सोचेंगे वही होगा। इन्होंने हमारी संस्कृति को ठोक दिया, इन्होंने हमारे किसानों को ठोक दिया, इन्होंने हमारी माँ बहनों के कल्चर को, उनकी सिक्योरिटी, वुमेन एम्पावरमेंट को ठोक दिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास एक वर्डिक्ट पड़ा है, इसमें सितंबर 2018 में इन्होंने सेक्शन 377 में गे सेक्शन को अलाउ कर दिया, इसको ठोक दिया। मुझे बताइए, विदाउट एनी मैरिंग किसी के साथ रह रहे हैं उसको ठोक दिया। मुझे किस जगह पे ये कोई किसी तरह कोई जवाब तो दे दे। पर मैं इतना अनफॉर्चुनेटली बात कर रहा हूं कि कोई भाजपा का बंदा होता तो मैं उसको भी ये पूछ लेता कि भाई तू जो बात कर रहा है एक बार घर जाके चेक कर ले, तू कहीं धारा 377 का दोषी तो नहीं, और अगर दोषी नहीं तो कहीं धारा 377 का भोगी तो नहीं। दोषी होना अलग बात है, दोषी होना तो किसी ने दोष लगा दिया, कहीं तू घर जाके अपनी वाइफ की बजाय कहीं धारा 370 का भोगी तो नहीं। हमने लानते सही है इन लोगों के कारण। इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट वी आर फेसिंग। हमने इमरजेंसी भी देखी, हमने 90s का दौर भी देखा पंजाब में, हमने दिल्ली में दंगे भी देखे, पर हमने ये दौर नहीं देखा कि एक बंदा और बंदा, मतलब मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, मतलब आज जगजीत सिंह को ही सही करने में सब लोग मतलब जोर लगा रहे हो कि एक जगजीत सिंह ने गजल गा दी, मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, तो भाई हाथ जोड़े। उसने भाई कुछ और बोला था कि मैं ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन बीइंग से प्यार करता हूं। इन्होंने तो साला ये ठीक सीधा ही बोल दिया, मैं आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं क्योंकि मैं धारा 377 में विश्वास करता हूं। लानत है ऐसी सरकार पे। ओवर टू माय होस्ट सुजीत शंकर विज जी। सर टाइम हमारे पास इतना ही था। आप लोगों के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया आप लोगों ने दिया, लिव इन रिलेशनशिप के लिए बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर। थैंक यू सर।